नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पहले तो एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाए आपको कि कल हमने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को चैप्टर को पूरा करा दिया था और आज परीक्षा जेएन, यानी आप सभी जानते हैं कि परीक्षा जेएन करके हम हर यूट्यूब, यानी बात करते हैं यूट्यूब चैनल की, तो हम परीक्षा जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को हर प्रकार से जो लेक्चर्स हैं आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि हम यूट्यूब पर ही हैं, इसके साथ साथ हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन, यानी हम हर जगह अवेलेबल हैं। तो आप सभी वहां से आप फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ, यानी हर प्रकार से आपका जो भी कंटेंट होगा, एमसीक्यू होंगे। और हम अभी आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर एक बैच लाने वाले हैं। तो प्लीज, हमने अनाउंसमेंट तो कर दिया है, बस अब देर है आपके जुड़ने की। और जो भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहां पर एक रणनीतिक तरीके से बैच को लाया जा रहा है। वो केवल जीके के नहीं, बल्कि रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए, हिस्ट्री के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको हर तरीके से आपको जनरल अवेयरनेस, जीके, रीजनिंग, मैथ्स और सब तरीका से तैयारी कराई जाएगी। यानी आपके रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी में आने वाला जो भी सिलेबस होगा, जो पैटर्न होगा, उस तरीके से बिल्कुल फिक्स टू फिक्स प्रिपरेशन होगी, ना दाएं ना बाएं। जो भी आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और जो भी जिस बच्चे ने ग्रुप डी में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, तो उसके लिए पूरी तरीके से जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर हम 1 या 2 तारीख से बैच स्टार्ट करने वाले हैं और एक दिन पहले अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। और इससे जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप कॉल कर सकते हैं परीक्षा जंक्शन के नंबर पर 7272824365। इस इंक्वायरी नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, 7272824365। बहुत अच्छे, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे लेक्चर में। और यह तो हमारा इंट्रोडक्शन था कि परीक्षा जेएन जो संस्था है, इस पे हम रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर के साथ सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर जुड़ते रहिए, इसे फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। देखो, अच्छी बात है कि आप जुड़ जाएंगे तो आपका, हमारा जो बेनिफिट है वो ये होगा कि हम आप तक पहुंच बना पाएंगे। और जो भी बच्चे इस ग्रुप डी में जुड़ चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, और एक टीचर को क्या चाहिए यार, टीचर को ये चाहिए कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, दैट्स इट। और क्या चाहिए? और सबसे बड़ी बात है कि हम तो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, 100% फ्री एजुकेशन, इसका कोई चार्जेस नहीं है। बताइए। चलिए, तो अब बात करते हैं लेक्चर की तरफ। अब लेक्चर में चलते हैं हम अपने। तो मैं आशा करता हूं कि रेलवे के बैच से पहले आप सभी इसको फॉलो और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम रेलवे का बैच ला रहे हैं। तो बिल्कुल, यदि लाइव लेक्चर है तो कमेंट धड़ाधड़ होने चाहिए एकदम। बच्चों का ऐसा होना चाहिए कि बस युद्ध का मैदान बना दें उसे, कि धड़ाधड़ कमेंट आ रहे हैं, धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर एमसीक्यू भी कराएंगे, हम कंटेंट भी कराएंगे, सब तरीके से। तो चलिए अब आगे चलते हैं, तो इंडियन थिंकर्स की तरफ बात करते हैं। इंडियन थिंकर्स या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। देखिए, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में बात करूं तो आज हमारे जो थिंकर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे तो शौक रह जाएंगे। ऐसे ही हमारे महापुरुष और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। उनका नाम क्या है? राजा राम मोहन राय। इनके बारे में कौन नहीं जानता? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय, देखो बच्चों, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मैंने चाणक्य पढ़ाए, मैंने मनु का थिंकर्स पढ़ाया, मैंने चाणक्य पढ़ाए, मैंने उसके बाद राजा राम मोहन राय पढ़ा ही रहा हूं, इससे पहले डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पढ़ाया, बाल गंगाधर तिलक पढ़ाया। तो मैं इतना जानता हूं कि हम ऐसे ऐसे महापुरुषों के बारे में, ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो अपने समय के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी और बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रह चुके हैं। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। यानी हम इन महापुरुषों की बात करें तो इनके जीवन परिचय से लेकर मैं इनके सामाजिक जीवन की हर एक घटना के बारे में आपको इस लेक्चर में बताता हूं।
और यही नहीं बल्कि अंबेडकर की बात करें, हम चाणक्य की बात करें, यानी मैंने हर थिंकर्स को डिटेल में इन्फॉर्म किया है, आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई शॉर्ट टर्म में आपको बता दिया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक दो लाइन ऊपर नीचे हो जाता है, जरूरी नहीं कि हर चीज आपको बताई जाए, समझे ना। टीचर का एक स्ट्रेटेजिक प्लान होता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितना बताता है और कितना नहीं बताता है। ये मत सोचा करें कि हम कोई पूरा आपको कंटेंट, मतलब पूरा कंटेंट का मतलब होता है कि हम आपको पूरी चीज दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको कंटेंट दिया जाएगा, ताकि आपके दिमाग में वो चीज रहे कि भाई इस एग्जाम के लिए मुझे इतना पढ़ना है, इस एग्जाम के लिए इतना पढ़ना है। और हम सभी थिंकर्सों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। राजा राममोहन राय उन सभी प्रतिभाशाली और उन महापुरुषों में से एक रह चुके हैं जिन्होंने इस भारत में एक आधुनिक भारत को जन्म दिया। और उस आधुनिक भारत को जन्म देने का केवल और केवल एक ही कारण था कि यह क्रांति के अग्रदूत बनकर आए थे। क्या आए थे? क्रांति के अग्रदूत, जिनको कहते हैं लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो ये क्रांति के वो अग्रदूत रहे जिन्होंने भारत में रहकर सामाजिक कुरीतियों को, अंधविश्वासों को और रीति रिवाजों को, और जो पुराने रीति रिवाज काम कर रहे थे उन सभी को इन्होंने क्या कर दिया? सर्वनाश कर दिया। जिसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर दलितों को उद्धार करने के लिए जाति व्यवस्था में परिवर्तन करके चले गए कानूनी रूप से। ऐसे ही राजा राममोहन राय जब इस आधुनिक भारत में आए तो इन्होंने इस भारत को आधुनिक भारत बनाया, शिक्षा की दृष्टि से बनाया, पुराने रीति रिवाजों को मिटाकर बनाया और एक सामाजिक क्रांति के माध्यम से बनाया। ये वो प्रतिभाशाली और महापुरुष व्यक्ति हैं। और कोई भी व्यक्ति, चलिए तो सबसे बड़ी बात है कि राजा राममोहन राय के हम जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। पहले इनका जीवन परिचय क्या हो सकता है? तो देखिए बच्चों, मैं आपसे इतनी बात कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति महापुरुष और प्रतिभाशाली तभी होता है जब वह समाज को एक दिशा और समाज को एक गति प्रदान करता है। जब तक कोई व्यक्ति समाज को दिशा और समाज को गति प्रदान नहीं कर सकता, वो या समाज में कोई बदलाव नहीं कर सकता, केवल अपना पेट भरता है, अपना पेट भर के सो जाता है, फिर उठता है, फिर दोबारा पेट भरने के लिए कमाता है और फिर पेट भरकर सो जाता है, ऐसे व्यक्ति को हम महापुरुष कह ही नहीं सकते। लेकिन जिस व्यक्ति ने समाज को बदलने में, समाज को आगे ले जाने में और समाज को एक गति और दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, उस व्यक्ति को महापुरुष कहना बिल्कुल पूरी तरीके से औचित्य है। और इस औचित्य का वर्णन आज हम करने वाले हैं कि राजा राममोहन राय ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा और एक नई गति प्रदान की। ऐसे महापुरुष राजा राममोहन राय हुए। इन्होंने समाज में, चलिए तो अब बात कर लेते हैं, पहले इनके थोड़ी भूमिका की बात करते हैं। यानी इनकी भूमिका का मतलब है कि भूमिका चैप्टर की कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम ये कह देते हैं कि भाई ये वो महापुरुष है, ये वो महापुरुष है, महापुरुष बा प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली सुधारक है, जिन्होंने समाज को, जिन्होंने सोसाइटी को, समाज को एक नई दिशा व गति प्रदान की है, और इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने समाज में, यानी आप सभी को पता है कि पुराने सामाजिक में स्ट्रक्चर की बात करूं कि हमारा जो भारत का या प्राचीन भारत का जो पुराना सामाजिक संरचना है, जो ओल्ड सोसाइटिक स्ट्रक्चर है, वो कैसी रही है। हमारे यहाँ पे लोग आज भी गांव में कुछ पुराने रीति रिवाजों को बहुत मानते हैं, और कुछ गांव तो ऐसे हैं, देखो कई हद तक गांव में थोड़ी सी मॉडर्निटी आ चुकी है, लेकिन अब भी ऐसे गांव हैं, कुछ चुनिंदा गांव हैं जहां पर अंधविश्वास अभी भी फैला हुआ है, जहां पर कुरीतियां अभी फैली हुई हैं। यदि लड़की वाला दहेज नहीं दे रहा है तो इसको एक कुप्रथा मानी जाती है। गांव के लोग ये बोलते हैं कि लड़की के बाप को दहेज देना अनिवार्य है,
और लड़का जब तक दहेज की मांग नहीं करता तो वहां पर तो शादी नहीं मानी जाती। कुछ गांव तो ऐसे हैं, यानी लड़के को दहेज प्रथा, दहेज का मांग करना तो पुण्य माना जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गांव का माहौल कह रहा है। आपको पता है गांव में शादी कैसे होती है? यदि बेटी के बाप ने थोड़ा सा भी कम पैसा दे दिया दहेज में, तो भाई साहब वो जिस घर में जाती है ना, वहां उसका जीना दुश्वार कर देते हैं लोग। आज भी ऐसे गांव हैं, जीना दुश्वार कर देते हैं। गांव में शान और शौकत बेटी के बाप की तब समझी जाती है जब वो ज्यादा पैसा उसकी झोली में रखता है। केवल पैसे के आधार पर गांव में इस बात को तोला जाता है। और गांव में आज भी आर्थिक विषमता इतनी फैली हुई है कि गांव का सरपंच अपने आप को राष्ट्रपति समझता है। वो, मैं सही बता रहा हूं आपको, गांव का सरपंच अपने आप में वो भारत का राष्ट्रपति समझता है कि जैसे कि मैं ही अध्यादेश जारी कर सकता हूं, मेरे पास तो ऑर्डिनेंस की पावर है। और वह सरपंच यह नहीं जानता कि आप एक छोटे से क्षेत्रीय स्तर की गांव की सरकार हो। आपको केवल गांव के विकास करने के लिए ही बनाया गया है, कानून के लिए नहीं बनाया गया। कानून बनाने के लिए संविधान बैठा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही है, वो कर लेंगी। लेकिन आज भी कुछ गांव में, अभी मैं तमिलनाडु के बालीगोंडापुरम के गांव के बारे में पढ़ रहा था, तो तमिलनाडु के बालीगोंडापुरम गांव में क्या घटना थी। एक कुआं था, वहां के कुएं पे वहां के मुखिया ने, सरपंच ने, प्रधान ने यह कह दिया कि इस कुएं से दलित लोग, दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति और SC ST के लोग पानी नहीं पिएंगे। अब वह बालीगोंडापुरम के गांव की सरपंच की मैं बात करूं तो ये बताइए कितना बेवकूफ भरा स्टेटमेंट है। पहली बात तो उसे ये नहीं पता कि बेटा सरपंच हो या कुछ भी हो, जिस दिन ST ST एक्ट लग गया ना, उस दिन जमानत भी नहीं होगी। क्योंकि यदि मैं SC शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंटेशन एक्ट की बात करता हूं 1989 की, यदि वो किसी पर एक बार लग जाए ना, तो चाहे कोई भी हो, जमानत तक नहीं होती। जमानत करने के लिए आपकी चप्पलें घिस जाएंगी। लेकिन जमानत हो जाए तो मान लेना कि भगवान ने अमृत वर्षा कर दी है आपके ऊपर। तो वो बालीगोंडा जो पुरम तमिलनाडु का गांव है, वहां की घटना मैंने पढ़ी तो मैं शॉक हो गया। लेकिन आज भी ऐसे कई सारे हैं। दहेज प्रथा आज भी गांव में ऐसी चलती है। दहेज प्रथा को तो पवित्र माना जाता है गांव में कि दहेज तो आना चाहिए भाई साहब। खेत, इस खेती बाड़ी, चाहे बेटी का बाप जमीन बेचकर की दहेज दे, पर दहेज देना अनिवार्य है गांव में आज भी। शहरों में यह परंपरा थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि शहरों में एक्चुअली में शहरों में लोगों में समझ आ चुकी है एजुकेशन की वजह से। और एजुकेशन ये डिमांड करती है कि आप किसी को दहेज लेने के लिए, देने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते। और शहरों में कहीं ना कहीं आज के लोग ये मानते हैं कि जब कोई बाप अपनी बेटी को दे रहा है तो इसका मतलब वो अपनी सबसे बड़ी संपत्ति दे रहा है। तो ऐसे अन्य किसी संपत्ति की जरूरत ही नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग मानते हैं। लेकिन तो ऐसे ही कुरीतियों को मिटाने के लिए जिस महापुरुष का जन्म हुआ इस धरती पर, भारत की इस पवित्र धरती पर, उनका नाम है राजा राम मोहन राय। चलिए, तो नई दिशा व गति प्रदान की इन्होंने समाज में फैली हुई, इन्होंने समाज में फैली हुई कुप्रथाओं एवं अंधविश्वासों कुप्रथाओं एवं अंधविश्वासों फैली हुई कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, कुरीतियों। अब कुरीतियों में क्या आता है? कुरीतियों में जैसे आती है सती प्रथा, उस समय काम कर रही थी भाई साहब ये सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, और देखो जो लड़का, देखो लड़का और लड़की दोनों पक्षों में एक कमी है। मैं दहेज प्रथा के ऊपर कुछ बात बोलना चाहता हूं कि हम जब दहेज प्रथा की बात करते हैं
तो दहेज प्रथा में ये नहीं है कि लड़का ही गलत होता है, लड़कियों के पक्ष भी गलत होता है। दहेज प्रथा के ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूं दोनों पक्षों से, कि लड़का यदि दहेज पक्ष की मांग करे तो समझ लो कि वो भिखारी है। सीरियसली बता रहा हूं, वो भिखारी है। हां, लड़की का पिता अपनी मर्जी से दे रहा है और लड़का उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो भैया मैं उस लड़के के चरण छूने योग्य हैं वो लड़के जो दहेज प्रथा की मांग नहीं करते। लेकिन जो लड़के दहेज प्रथा की मांग करते हैं कि भाई नहीं, थार नहीं चाहिए, फॉर्च्यूनर ही चाहिए, शादी तभी होगी। कई बार सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है रीलें, दूल्हा ये कहता है स्टेज पर बैठकर, अब बताइए स्टेज पर बैठकर आप लड़की के बाप से डिमांड कर रहे हो, लड़की का बाप अपनी नाक की इज्जत बचाने के लिए समाज में, अब बेटी स्टेज पर चढ़ चुकी है, अब इससे मना करूंगा दहेज देने की तो ये तो भाग जाएगा उठ के, और फिर मेरी बेटी को कौन एक्सेप्ट करेगा। तो सोसाइटी के डर से वो उस समय क्या करता है, उस लड़के की मांग को पूरा करने के लिए कुछ भी बेचने को तैयार हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, जिन लड़कियों के पिताओं की डिमांड होती है कि सरकारी नौकरी वाले से ही शादी करेंगे, तो समझिए इसका मतलब यह है कि दहेज प्रथा को खुद बढ़ावा दे रहे हैं। भाई जब आप किसी भी ऑप्शन को ढूंढने का ट्राई करेंगे और आप बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन चाहते हैं, तो यकीनन मानिए आपको भी कुछ सब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब इनकी भी डिमांड है कि हम तो 1 लाख वाले से ही शादी करेंगे, तो कर लीजिए, 1 लाख वाला सैलरी वाला आपसे 10 लाख का दहेज लेगा, दे देना। तो गलती लड़की के पिताओं की भी है, क्योंकि वो भी बेटर से बेटर ऑप्शन देख रहे हैं। मतलब देखना चाहिए, लेकिन आदतों में देखो ना कि वो नशेबाजी करता है नहीं करता, उसके अन्य लड़कियों से संबंध कैसे हैं, कहीं बाहर उधर उधर मुंह तो नहीं मारता, यानी ऐसी ऐसी बातें आप देख सकते हैं। यानी लड़के को पैसे से तोला जा रहा है। यदि सरकारी नौकरी वाला लड़का 2 लाख कमाता है, 70,000 कमाता है, ठीक है, और वह करता है नशेबाजी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप शादी करो। ये डिमांडें होती है आजकल, सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी का टैग देखा जा रहा है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसकी आदतें, उसका व्यवहार कैसा है, कोई मतलब नहीं है। और शादी के बाद सबसे ज्यादा डिवोर्स केस भी फिर वहीं से आते हैं। जरूरी नहीं कि लव मैरिज में ही डिवोर्स हो, डिवोर्स अरेंज मैरिज में भी हो रहे हैं, बराबर चल रहा है आंकड़ा, दोनों में लगातार टक्कर हो रही है। चलो लव मैरिज में कम से कम ये तो है कि जो भी किया आपने अपनी पसंद से किया, अब अच्छा है तो आप भुगतो, बुरा है तो फिर आप भुगतो। अरेंज मैरिज में क्या होता है खैर, तो यही बात है, इसमें लड़का लड़की दोनों की गलती होती है दहेज प्रथा में, और सबसे ज्यादा जो गलती है वो है लड़की वालों की। चलिए तो बात कर लेते हैं कुप्रथाएं, कुरीतियां। ऐसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए इन्होंने एक क्रांति को जन्म दिया। इन्होंने एक क्रांति को जन्म दिया। इन्होंने एक क्रांति को जन्म दिया। चलिए, तो ये वो महापुरुष हैं। अब आते हैं कि जीवन परिचय की बात करते हैं। इनका जीवन परिचय कैसा रहा, देखिए। इनका जन्म हुआ था 22 मई को आसपास, मतलब आसपास नहीं, सॉरी 22 मई। तो इनका जन्म हुआ था, भाई जन्म आसपास कैसे हो सकता है भाई, मैं भी कितना बेवकूफ हूं बताइए, आसपास थोड़ी हुआ था। तो 22 मई 1722 को, यानी 22 मई 1722 को इनका जन्म बंगाल के हुगली में, हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था इनका जन्म। कहां हुआ था, राधानगर इनका जन्म हुआ था। अब सब 22 मई 1722 के बंगाल में हुगली जिले में एक ऐसा महापुरुष का जन्म हुआ जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। राधानगर में हुआ। अब इनके पिताजी क्या थे, देखें, अब इनके पिताजी की बात कर लेते हैं। तो इनके पिताजी का नाम था कृष्णनाथ बनर्जी।
तो ये थे कृष्णराज, यानी इनके पिताजी का नाम था कृष्णराज बनर्जी। कृष्णराज बनर्जी इनके पिताजी थे। अब इनके पिताजी इतने ऊंचे पद पर कार्य करते थे, इतने पढ़े लिखे और इतने ऊंचे पद के अधिकारी थे। कृष्णराज बनर्जी जो थे ये 1772 में बंगाल के नवाब के यहां पर एक सचिव की पोस्ट पर काम किया करते थे। ये कौन थे? ये बंगाल के नवाब 1722 के समय, 1722 में यह बंगाल के नवाब के यहां सचिव के पद पर कार्य करते थे, सचिव के पद पर कार्य किया करते थे। तो ये वो थे, यानी सेक्रेटरी पोस्ट पर थे। अब सेक्रेटरी पोस्ट पर तो वही व्यक्ति काम कर सकता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन कहते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वह अंधविश्वास नहीं करता, ये जरूरी नहीं है। वो अंधविश्वासी हो सकता है, लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति अंधविश्वासी होना या ना होना ये पढ़ा लिखा होने से तय नहीं होता। ये होता है अंदर की नेचर कैसी है और आपका अनुभव कैसा है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि कृष्णराज जो बनर्जी थे, जो राजा राम मोहन राय के पिताजी थे, ये इतने पढ़े लिखे क्योंकि इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। और ये खुद सेक्रेटरी पोस्ट पर काम करते थे। एक राजा की सेक्रेटरी पोस्ट, ये आज के टाइम पे प्रधानमंत्री की कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट है। एक तरह से आईएएस अधिकारी मान लो आप इनको। ये आईएएस अधिकारी की पोस्ट पर काम करते थे कृष्णराज बनर्जी। अब इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतने ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि राजा राम मोहन राय का जो जन्म था वो एक ऐसे परिवार में हुआ था जो ज्यादा ही धार्मिक था, जो ज्यादा ही उसूलों पर चलने वाला था, जो ज्यादा ही पुरानी रीति रिवाजों को मानने वाला था, समझे। और इस परिवार में जन्म लेने के कारण इस परिवार का जो माहौल था वो ऐसा था जैसे अंधविश्वासी माहौल था, कुरीतियों को लेकर ज्यादा माहौल था। यहां पर रीति रिवाजों पर, पौराणिक परंपराओं पर ज्यादा विश्वास किया करते थे। और इसके लिए इसके पिताजी भी उसी विचारधारा से आते थे। अब इनके पिताजी की इस विचारधारा से इनकी बनी नहीं। ऐसा बताया गया है कि राजा राम मोहन राय हमेशा से जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद, ग्रहण कर रहे थे तब तो नहीं, लेकिन ग्रहण करने के बाद जब इनके मन में यह आया कि मेरा पूरा परिवार पुराने रीति रिवाजों को मानता है, कुरीतियों को मानता है, ऐसी ऐसी चीजों को मानता है जिसको मैं कभी नहीं अपना सकता, तो बाद में ऐसा कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने अपने परिवार के इस माहौल के कारण उस परिवार को छोड़ना ही ज्यादा उचित समझा। और ज्यादा उचित समझा तो ये घर छोड़कर चले गए, घर छोड़कर बिल्कुल चले गए कि मैं जा ही रहा हूं। तो ऐसा बताया जाता है कि इनके पिताजी से बाद में बनी नहीं, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं बहुत अलग थी। कृष्णराज बनर्जी जो थे वो उसूलों पर चलने वाले इंसान थे। राजा राम मोहन राय उन उसूलों को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि आप गलत कर रहे हैं, समाज में आप एक तरह से असामाजिकता फैला रहे हैं, कुरीतियों को फैला रहे हैं। मैं पुराने रीति रिवाजों और उस पौराणिक परंपरा का विरोध करता हूं जो समाज का शोषण करती है, ये राजा राम मोहन राय ने कहा था। तो इसलिए अपने माता और पिताजी को छोड़कर ये घर से चले गए। चलिए, तो 1722 में ये था। और सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंग ये है कि बंगाल के जो नवाब थे, जो सचिव, जहां पर ये सचिव के पद पर काम करते थे, इन्होंने बंगाल के नवाब ने इन्हें इनकी कुटिल बुद्धि होने के कारण और इनकी अच्छी परफॉर्मेंस होने के कारण इनको राय की उपाधि दी थी। किसकी दी थी? राय की उपाधि दी थी। और उसी समय कृष्णराज बनर्जी ने, उनके पिताजी ने बनर्जी शब्द को हटाया जो जाति को दर्शाता था। बनर्जी शब्द को हटाकर उन्होंने एक अपना सरनेम का जो प्रयोग किया वो किया राय। क्या किया? राय। और तब से ये कृष्णराज राय बन गए। और जैसे ही इनके वंश से चला आ रहा, फिर वही राजा राम मोहन राय, जो राय सरनेम होता है, जो राय जो सरनेम बना इनका, यहां पर पहले बनर्जी थे, इनके पिताजी बनर्जी का प्रयोग करते थे।
यदि इनको राय की उपाधि नहीं मिलती इनको, तो आज भी राजा राम मोहन राय राय नहीं होते, राजा राम मोहन बैनर्जी होते। कौन होते? बैनर्जी। लेकिन राय की उपाधि इनको पिताजी को मिली थी, जो बंगाल के नवाब ने इनके पद के अनुसार और इनके अच्छी परफॉर्मेंस होने के कारण इनको राय की उपाधि से विभूषित किया था। तो राय को मिलाकर बना राय, और यही राय राजा राम मोहन राय के वंश में जुड़ गया और इससे इनका नाम हो गया राजा राम मोहन राय। चलिए अब देखें इनकी शिक्षा की बात। राजा राम मोहन राय का बताया जाता है, राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय की एजुकेशन की बात करूं, मैं शिक्षा की बात करूं, तो राजा राम मोहन राय ऐसा बताया जाता है कि 15 वर्ष की उम्र तक तो ये हिंदी जानते थे, संस्कृत जानते थे, फारसी जानते थे, अरबी जानते थे। इन्हें 4 भाषाओं का ज्ञान था 15 वर्ष की उम्र में। बताओ 15 साल की उम्र में बच्चा यहां पर को ये नहीं पता होता वो यहां पर चिप्स खा रहा होता है। आज का बच्चा मोमोज खा रहा है 15 वर्ष का, और ये 15 वर्ष की उम्र में 4 भाषाओं का ज्ञान लेकर बैठे थे। 15 वर्ष की उम्र कितनी सी होती है? छोटा सा बच्चा ऐसा होता है, वो घर में ही रहता है, मुश्किल से मुश्किल 10th 12th क्लास में होते हैं। बताओ, तो 15 वर्ष की उम्र में शिक्षा की बात करें तो 15 ईयर्स, 15 वर्ष की उम्र तक, 15 वर्ष की उम्र तक इन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के भाषाओं का ज्ञान हो चुका था, के भाषाओं का ज्ञान हो चुका था, ज्ञान हो चुका था। समझे आप? चलिए उसके अलावा बात करते हैं, और 24 वर्ष की उम्र तक कहते हैं कि 24 साल से, यानी 24 वर्ष से और 40 साल की उम्र तक होते होते, 40 वर्ष की उम्र तक होते होते, उम्र तक जब तक आए तो वहां पर इनको अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान हो चुका था। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी हो चुका था। समझे आप? तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जब हो चुका था तो इस भाषा पर भी इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब इनको 5 भाषाओं का ज्ञान हो गया। कितनी भाषाओं का? 5 भाषाओं का। हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी भाषा। ऐसा बताया जाता है कि फारसी भाषा का ज्ञान होने के कारण या अरबी भाषा का ज्ञान होने के कारण इनको मौलवी की उपाधि दी गई थी। किसकी? मौलवी की उपाधि। मौलवी थे नहीं ये, लेकिन इनको मौलवी कहा गया क्योंकि इन्हें अरबी और फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था, लैंग्वेज का। उसके अलावा इन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान होने के कारण इन्हें पंडित भी कहा गया। इन्हें पंडित की उपाधि भी दी गई। इन्हें मौलवी की उपाधि दी गई, इन्हें पंडित की उपाधि दी गई। चलिए, तो ऐसी इनकी शिक्षा रही है और पढ़ने में तो होशियार ही थे। तो राजा राममोहन राय की और बातें करते हैं। अब राजा राममोहन राय ने नौकरी कहां की थी? आपको पता है राजा राममोहन राय ने 5 भाषाओं के ज्ञान के आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1805 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में के अधीन रंगपुर के ऑफिस में एक सहायक लिपिक की नौकरी की थी। सहायक लिपिक का मतलब होता है असिस्टेंट एलडीसी, जिसे कहते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क। तो इन्होंने बताया जाता है कि 1805 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस में, कंपनी के रंगपुर के ऑफिस में, रंगपुर के कार्यालय में, रंगपुर के कार्यालय में इन्होंने एक सहायक लिपिक की नौकरी की थी। किसकी? सहायक लिपिक की नौकरी की थी। ओके, तो ये सहायक लिपिक की नौकरी भी क्या करते थे। लेकिन देखो, राजा राममोहन राय कभी भी नौकरी करने के लिए नहीं बने थे। इनका उद्देश्य नौकरी करना था ही नहीं।
ये चाहते थे कि मैं समाज में उतरूं, सामाजिक जीवन स्टार्ट करूं और सोशल लाइफ में समाज में जो फैल रही अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, उनको और पौराणिक प्रथाओं को खत्म करके एक समाज को नई दिशा और एक नई गति प्रदान करूं। तो नौकरी करना इनका उद्देश्य था ही नहीं। तो इन्होंने बाद में बताया जाता है कि इन्होंने बाद में नौकरी छोड़ दी थी और सहायक लिपिक की नौकरी को इन्होंने क्या कर दिया था, बाद में लीव कर दिया था, बाद में छोड़ दिया था। अब जब बाद में छोड़ दिया है तो कुल मिला के अब ये नौकरी नहीं कर रहे थे। अब ये उस जीवन में आ चुके थे जिनके जब ये अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम कर रहे थे जो इनको करने थे। आपको बता देखो, इनके पिताजी से नहीं बनी बाद में। जब इन्होंने 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश किया था, सॉरी 24 वर्ष की उम्र में, 24 वर्ष की उम्र में जब प्रवेश किया था तो 24 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी से कभी बनी नहीं। लेकिन ये कहा जाता है कि इनके पिताजी ने इनको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा माहौल और बहुत अच्छी एजुकेशन दी है। क्योंकि भाई मान लो जिसका पिता कृष्णराज जो बनर्जी हैं, कृष्णराज जो राय हैं, जिनको राय की उपाधि मिली बंगाल के नवाब से, उनके पिताजी ने इनको पढ़ने के लिए इतना अच्छा माहौल दिया, जो कि खुद सचिव आईएएस रैंक के अधिकारी के पोस्ट के अधिकारी थे। भाई सचिव का मतलब तो वही होता है ना। और उस समय बंगाल के राजा, बंगाल के नवाब के यहां पर नौकरी किया करते थे वो। तो पैसा भी था, अच्छी समझ भी थी, इनके पिताजी अच्छे धनवान भी थे, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी थे। लेकिन बस फर्क इतना है कि इनके पिताजी उस सामाजिक संरचना और सामाजिक ढांचे के अनुरूप इतने फंस चुके थे कि वो उस सामाजिक परंपरा से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और राजा राममोहन राय को यही बात उनकी खराब लगती थी। तो राजा राममोहन राय और पिताजी के बीच में जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होती है वो इसी वजह से होती है। और जैसे कि आपको पता है कि राजा राममोहन राय ने अपने समाज को गति और दिशा देने के लिए और आधुनिक भारत का जन्म करने वाला भी यही व्यक्ति है। इसने अपनी दुनिया में तर्कवाद, उदारवाद और आधुनिकता के आधार पर एक क्रांति का अग्रदूत बनकर आया था। तो चलिए इस बात को भी लिख लेते हैं एक बार। राजा राममोहन राय देखिए, तो राजा राममोहन राय की बात करें, यानी ये भारत में आधुनिकता, यानी भारत में आधुनिकता को जन्म देने वाला, भारत में आधुनिकता को जन्म देने वाला, आधुनिकता को जन्म देने वाला एक सामाजिक क्रांति का अग्रदूत रहा है। सामाजिक क्रांति का अग्रदूत रहा। उसके अलावा और बातें करते हैं एक बार। तो राजा राममोहन राय की और भी बातें कही जाती हैं कि राजा राममोहन राय की और भी बातें हैं, जैसे राजा राममोहन राय इस समाज को तर्कवाद, मोहन राय इस समाज को तर्कवाद, उदारवाद और आधुनिकता के साथ आधुनिकता में परिवर्तित करना चाहते थे, और कुरीतियों को तर्कवाद और उदारवाद के आधार पर, और कुरीतियों को और कुप्रथाओं को कुरीतियों
कुप्रथाओं को, कुरीतियों को तर्कवाद एवं उदारवाद के आधार पर समाप्त कर देना चाहते थे। समाप्त कर देना चाहते थे। समाप्त कर देना चाहते थे, ये वो व्यक्ति है। अच्छा, एक बात और है, देखो राजा राममोहन राय ने आपके बारे में राजा राममोहन राय ने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आप सभी को पता है। और इससे पहले सत्यशोधक समाज की स्थापना कर चुके थे 1815 में। तो राजा राममोहन राय के बारे में बताया जाता है कि 1815 में इन्होंने एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले भी यही व्यक्ति थे। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज, और यही ब्रह्म समाज है जिसने समाज में कुप्रथाओं, अंधविश्वासों और पौराणिक परंपराओं को मिटाने का प्रयत्न किया। यह ब्रह्म समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1828 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और एक था सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले भी यही व्यक्ति थे। इसके अलावा और भी है। तो 1828 में ब्रह्म समाज, 1840 के आसपास, 1840 के आसपास आप सभी को पता है कि यह इंग्लैंड भी गए थे, यानी समुद्री मार्ग के जरिए ये इन्होंने इंग्लैंड की तरफ प्रस्थान भी किया था। और 1840 में 1838 के आसपास इन्होंने एक एक्ट भी पारित करवाया था। उस एक्ट का नाम था सुधार अधिनियम। क्या था? सुधार अधिनियम। तो सुधार अधिनियम जो था, यानी देखो सुधार अधिनियम की बात करें तो है क्या, आप सभी को पता है कि समाज सुधारक थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे। और सोशल रिफॉर्मर के साथ एक क्रांतिकारी भी रह चुके हैं, समाज सुधारक भी रह चुके हैं। तो क्रांतिकारी भी रह चुके हैं, अग्रदूत भी रह चुके हैं। तो सुधार अधिनियम 1840 इन्होंने पारित करवाया था। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले भी राजा राममोहन राय भी थे। जैसे कि बात करते हैं कि ये समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक जिनको कहा जाता है सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर। एक आते हैं हमारे ये क्रांतिकारी और अग्रदूत भी रह चुके हैं। क्रांतिकारी एवं अग्रदूत। और यह एक शिक्षाविद भी थे। क्या थे? शिक्षाविद। जैसे कहते हैं एजुकेशनलिस्ट, शिक्षाविद। और इनको कहा जाता है एजुकेशनलिस्ट। एजुकेशनलिस्ट, ओके। तो शिक्षाविद भी थे, यानी शिक्षा को बढ़ाने का, क्योंकि इनका एक ही पर्पस था कि कोई व्यक्ति यदि शिक्षित हो गया तो वो कभी भी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करेगा। और देखो यकीनन मानो आज भी 90% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते। यानी आज हमारी दुनिया में केवल 10% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन वह अपनी पुरानी विचारधाराओं से आज भी जुड़े हुए हैं। 10% लोग ऐसे भी हैं। मैंने कई सारे व्यक्तियों को ऐसा देखा है जो प्रोफेसर की पोस्ट पर है, जो आईएएस बन गए, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान को नहीं छोड़ा है। उन्होंने अपनी उस चीज को नहीं छोड़ा है जिसे अंधविश्वास होते हैं कई। तो 90% ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाता है तो वह अंधविश्वास नहीं करता। यदि वो मान लो शिक्षित है, 90% में व्यक्ति शिक्षित है, तो वो कभी भी अंधविश्वास ही नहीं होता। वो कभी भी अंधविश्वासी नहीं हो सकता। हाँ, एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे 10% कि भाई कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वह बहुत ज्यादा अंधविश्वासी है, कुप्रथाओं पर भरोसा करता है, जाति प्रथा को आज भी मानता है, वर्ण व्यवस्था को आज भी मानता है, आज भी समाज में ऊंच नीच करवाता है। ऐसे देखे मैंने 10% लोग, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो दूसरे के हाथ से टच हुआ गिलास का पानी भी नहीं पीता, कहता नहीं पीऊंगा, लेकिन पढ़ा लिखा है। तो बस वही वाली बात है, 10% लोग ऐसे हैं बस।
बाकी 90% लोगों की ये अनुमान किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति पढ़ लिख जाता है, कोई शिक्षित हो जाता है, कोई एजुकेशनलिस्ट हो जाता है, तो लगभग से लगभग ये माना जाता है कि वो थोड़ा जाति प्रथा पर विश्वास नहीं करता, दहेज प्रथा को नहीं मानता, कुप्रथा को नहीं मानता। लेकिन याद रखिएगा कि ये शिक्षा ही ऐसा नहीं है, बल्कि कई व्यक्ति ऐसे हैं, आज भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं है लेकिन अंधविश्वासी भी नहीं है, ऐसा भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा चांसेस माना जाता है कि जो व्यक्ति अशिक्षित है उस पर अंधविश्वास बहुत जल्दी से हावी हो जाता है, वो बहुत जल्दी से कुप्रथाओं पर विश्वास कर लेता है। वो कहता है हाँ ये ठीक होगा, क्योंकि जब वो शिक्षित नहीं है तो उसमें दूसरे के फैसले ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं। जैसे मालूम मैं किसी अनपढ़ को समझा दूं कि भाई सती प्रथा अच्छी थी, तो वो समझ जाएगा, वो कहेगा हाँ अच्छी थी, क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, उसमें वो किताबी ज्ञान नहीं है ताकि वो इस चीज पर एनालाइज कर सके जो मैं कह रहा हूं क्या वो सही है या गलत है। दैट्स इट। तो इसलिए अशिक्षित लोग जल्दी ही किसी भी बात पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। और अंधविश्वास कहां से आता है? अंधविश्वास आता है धर्म को गलत नजरिए से देखने पर। धर्म कभी भी अंधविश्वास नहीं सिखाता। अब जैसे मूर्ति पूजा की बात करते हैं, इनके पिताजी मूर्ति पूजा किया करते थे। अब राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का ही खंडन कर दिया कि कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है। ऐसी ऐसी चीजें कि भाई ये मानते थे कि भगवान जो है मूर्ति में कैसे हो सकता है। राजा राममोहन राय का मानना यह था, क्योंकि कृष्णराज जो बनर्जी इनके पिताजी थे, जो कि खुद एक कहते ना कि अपने गांव की, अपने समाज की जड़ों से बंधे हुए थे। राजा राममोहन राय उस विचारधारा के नहीं थे, इसलिए इनके पिताजी से कभी बनी नहीं, और इसलिए इन्होंने तुरंत घर का त्याग त्याग करके छोड़ छाड़ के चले गए। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि राजा राममोहन राय की बात करें तो कल के लेक्चर में हम सत्यशोधक समाज की बात करेंगे, ब्रह्म समाज की बात करेंगे और सुधार अधिनियम की बात करेंगे, क्योंकि ये तीनों ऐसे ऐसे प्रस्ताव हैं जिनसे आप ये पढ़ोगे कि किस प्रकार से राजा राममोहन राय ने भारत में आधुनिकता को जन्म दिया। आधुनिक भारत को लाने वाला यही व्यक्ति है, यही महापुरुष और यही प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसके अलावा इन्होंने ब्रह्म समाज के आधार पर कैसे कैसे कुप्रथाओं और अंधविश्वासों को मिटाने का प्रयास किया और क्या क्या कार्यक्रम चलाए। और शिक्षाविद में आप ये पढ़ोगे कि एक राजा राममोहन राय का एक यह भी प्रस्ताव था कि जो लोग एजुकेटेड नहीं होते वो अंधविश्वासी ज्यादा होते हैं, ऐसा अनुमान उन्होंने लगाया था। चलिए, तो ये कुछ राजा राममोहन राय का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी, और कल के बारे में हम इनके द्वारा किए गए कार्य को पढ़ेंगे, फिर हम अच्छे से और चीजें जान लेंगे इनके बारे में। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कल लास्ट भी हो जाएगा। क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें केवल यह है कि राजा राममोहन द्वारा किए गए कार्य कैसे थे और उनके द्वारा किए गए कार्यक्रमों के नाम क्या थे और उनसे परिणाम क्या निकले, उनसे रिजल्ट क्या निकला। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।